What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। आज बच्चों हमें दो चैप्टर और करने हैं, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है और एक एम्प्लॉयमेंट है। आई होप आपका फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा होगा। अब पढ़ाई कर लें थोड़ी सी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम लोग रिविजन अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ एंड देन फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट में है क्या। देखो बच्चों बहुत आसान सा चैप्टर है। बीओपी फॉरेन एक्सचेंज दोनों मिला के 6 नंबर के हैं, तो आपको इनमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, बहुत आसानी से आपने इनको तैयार किया हुआ है पहले भी। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज है, तो रुपीज से हटके जितनी भी करेंसीज हैं वो सब हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। ठीक है, इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। जैसे हमें डॉलर लेना हो तो 85-86 रुपीज देने पड़ते हैं, पाउंड लेना हो तो लगभग 100 रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरीके से दिरहम लेना हो दुबई में तो फिर उसके 23-24 रुपीज देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हर करेंसी का एक एक्सचेंज रेट है कि अगर आपको वो करेंसी लेनी है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसी। ठीक है बेटा। देन व्हाट इज करेंसी डेप्रीसिएशन एंड व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन। और एप्रिसिएशन का मतलब होता है जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ रही है। अब देखो बच्चों, अगर आपकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है तो आप ज्यादा सामान बाहर से खरीद सकते हो क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उस केस में हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। और अगर आप डेप्रिशिएट होते हो इसका मतलब आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो सामने वाले को आपका सामान सस्ता पड़ता है, तो दूसरे देश वाले हमारा ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन में ध्यान रखना एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और एप्रिसिएशन में ध्यान रखना इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, देखो इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो नेशनल इनकम बढ़ेगा ना बच्चों। और अगर वैल्यू कम हो जाए, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में कम हो गई, एप्रिसिएशन में इंक्रीज हो जाएगी। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इससे क्या होगा? इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे और नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है बेटा, ये कितने तरीके से फिक्स किया जा सकता है। तो इनके बेटा 3 सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा होता है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तीसरा होता है हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एक्सचेंज रेट सरकार स्वयं फिक्स करती है, खुद फिक्स करती है गवर्नमेंट। तो जिस सिस्टम में, अ सिस्टम इन विच द रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। सर गवर्नमेंट फिक्स किस टर्म्स में करती है? बेटा या तो गोल्ड की टर्म्स में या किसी और फॉरेन करेंसी की टर्म्स में गवर्नमेंट इसको फिक्स कर सकती है। ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं अगर गवर्नमेंट फिक्स करती है? तो बेटा स्टेबिलिटी रहती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है हमारे पास, इंटरनेशनल ट्रेड ईजी होता है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है उससे बचते हैं आप, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं होता ना तो सेम ही रहता है, राइट। उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज में भी आप कोऑर्डिनेशन बेटर कर सकते हो क्योंकि एक स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है एक्सचेंज रेट में। इसके डीमेरिट्स क्या है? फिक्स करने के लिए आपको बहुत सारे रिजर्व्स चाहिए, तो आपके ऊपर एक बर्डन होता है। कई बार फिक्स करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो रिजर्व्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा की होती है और अवेलेबिलिटी कम की होती है, या फिर उसका वैल्यू भी ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो कई बार काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और वही बात तीसरे में लिखी हुई है, एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। तो जब ये नहीं चलता तो फिर यहां पे आ जाते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। फ्लेक्सिबल को हम लोग फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। मतलब आप जानते हो कि फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड ये है, सप्लाई ये है, तो डिमांड ये है, सप्लाई ये है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये इक्विलिब्रियम है। इसके सामने जो रेट होगा इसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल देंगे।
अब ये कैसे फिक्स हुआ? डिमांड सप्लाई के हिसाब से। किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा अगर हो रही है, तो आप सोचो बाजार में किसी भी चीज की डिमांड अगर ज्यादा होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई भी होनी चाहिए। नहीं होगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो प्राइस जो है जब डिमांड सप्लाई के हिसाब से आप फिक्स करते हो तो उसको फ्लेक्सिबल सिस्टम बोलते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके क्या फायदे हैं? इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहता है, फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप किसी रिजर्व की टर्म्स में फिक्स नहीं कर रहे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है बच्चों रिसोर्सेज का। डीमेरिट्स क्या होती हैं? ये स्टेबल नहीं रहता, इनस्टेबल होता है। स्पेकुलेशन होता है इसके अंदर, लोग सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना चाहते हैं। और इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई हो जाती है। अगर डिमांड काफी ज्यादा हो रही होगी तो चीजें महंगी होती चली जाएंगी। ठीक है बेटा। इसके बाद बच्चों हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना ही होता है। सर वो तो डेप्रिसिएशन में होता था। बच्चों डेप्रिसिएशन में भी कम होता है, डीवैल्यूएशन में भी कम होता है। फर्क सिर्फ इतना है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। लेकिन अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू सरकार खुद वैल्यू कम कर रहा है उसको हम डीवैल्यूएशन बोलेंगे। 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने पढ़ी उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया ना कि गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू खुद से डीवैल्यू करी थी, कम करी थी। तो अगर सरकार करेंसी की वैल्यू खुद कम करे उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं, और खुद बढ़ाए तो उसको रीवैल्यूएशन बोलते हैं। ये दोनों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलेंगे। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बस यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, और यहाँ पे क्योंकि मार्केट फोर्सेस से होता है तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलता है। ठीक है बेटा। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक हाइब्रिड सिस्टम भी है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट फिक्स होगा वो फिक्स तो मार्केट फोर्सेस से ही होगा, लेकिन आरबीआई वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है एक्सचेंज रेट को, ताकि जो भी उसकी डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज है उसके क्लोज रहे। इसका मतलब जो एक्सचेंज रेट है फिक्स तो मार्केट फोर्सेस से ही होगा, लेकिन जो आरबीआई है वो उस केस में उस रेट को कंट्रोल में रख सकता है। ठीक है, वो मैनेज फ्लोटिंग होता है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इज अ की पार्टिसिपेंट टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ करेंसी इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। लो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन। आगे देखो क्या आ रहा है। रीजंस क्या क्या होते हैं डिमांड के, रीजंस क्या क्या होते हैं सप्लाई के। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है जहां पे वो रेट जहां पे डिमांड बराबर हो सप्लाई के। इट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्सचेंज। अभी मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था ना कि लेट सपोज ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये इक्विलिब्रियम है, इसके सामने जो रेट होगा इसको हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोलेंगे। ठीक हो गया। अब क्या रीजंस होते हैं डिमांड के और क्या रीजंस होते हैं सप्लाई के एक्सचेंज के, ये हमें और जानने हैं बच्चों। रीजन होते हैं, सबसे पहले अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप डिमांड करोगे, अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो आप डिमांड करोगे, अगर आपको कोई पैसा बाहर भेजना है यूनिलेटरल ट्रांसफर, कोई गिफ्ट्स वगैरह, तो आप डिमांड करोगे, अगर आपको कोई एसेट खरीदना है विदेश में तो आप डिमांड करोगे, अगर वो बहुत सस्ता हो रहा है स्पेकुलेशन के लिए भी आप डिमांड कर सकते हो कि बहुत सस्ता है खरीद लेता हूं, महंगा होगा बेच दूंगा, या फिर अगर आपको कोई इंटरनेशनल लोन चुकाने हैं तो भी आप डिमांड करोगे। ठीक है। और सप्लाई कहां से आती है, यानी कि हमारे कंट्री में सप्लाई कहां से आएगी? अगर हम एक्सपोर्ट करें तो सप्लाई आएगी, बाहर से आएगा एक्सचेंज। अगर हमें इन्वेस्टमेंट मिले बाहर से तो पैसा आएगा, बाहर से गिफ्ट्स आए, सामने वाला खरीदे आपकी करेंसी, तब सप्लाई आएगी। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम बाहर से लोन लें, ग्रांट्स डोनेशंस आए, तो डिमांड और सप्लाई के बेटा ये रीजंस हो सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद वी हैव एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे ये इक्विलिब्रियम होगा, इसके सामने जो रेट होगा ऐसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद बच्चों अगर डिमांड चेंज होता है तो रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, सप्लाई चेंज होता है तो रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, इसमें ना
अगर क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप कैसा है डिमांड और एक्सचेंज रेट का, तो आप हमेशा इनवर्स लिख के आओगे, और सप्लाई और एक्सचेंज रेट का पूछेगा तो भी आप डायरेक्ट रिलेशन लिख के आओगे। लेकिन जब ऐसे डिटर्मिनेशन दिखाना हो कि अगर डिमांड बढ़ गई तो रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप ऐसा कर्व बना के आओगे। देखो कि अगर डिमांड बढ़ गई तो पहले प्राइस ये आया, फिर प्राइस ये आया, डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ जाता है, डिमांड कम होने से रेट कम हो जाता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे बाजार में कोई भी चीज हो, उसकी अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो उसका रेट बढ़ेगा ना, और कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी डिमांड ही नहीं है, वो बिकती ही नहीं है, उसका रेट कम हो जाएगा ना। तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो रेट बढ़ता है, डिमांड कम हो रही है तो रेट कम होता है। तो ये एक सिचुएशनल आंसर है कि इंक्रीज इन डिमांड से रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, या डिक्रीज इन डिमांड से रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा। वहीं अगर जनरल रिलेशनशिप पूछे तो वो इनवर्स ही है, इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और सप्लाई में क्या है, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो रेट कम हो जाता है, सप्लाई बहुत कम हो जाती है तो रेट बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ये इनके कर्व्स हैं, ठीक है जी। परफेक्ट सर। सर क्या कर्व बनाने को आएंगे, बहुत कम चांस है बेटा, ना के बराबर। सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बेटा ये सिर्फ रीड ओनली है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज होती है, तो इट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। मार्केट कितने तरीके की है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट कौन सी है, जिसमें ऑन द स्पॉट होता है, आज ही रेट डिसाइड होगा, आज ही ट्रांजैक्शन होगी। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है कि रेट आज डिसाइड कर लो, ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कर लेंगे, उसको फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। तो स्पॉट वो है जहां पे रिसिप्ट्स और पेमेंट इमीडिएटली होती है, फॉरवर्ड वो है जहां पे आज डिसाइड कर लो, ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कर लेंगे, ठीक है। फिर बच्चे हमारे पास इस चैप्टर के डिफरेंसेस आ जाते हैं। देखो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, एप्रिसिएशन जब वैल्यू बढ़ती है, किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की। इसके बाद डेप्रिसिएशन से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एप्रिसिएशन से क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल लिख देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सर डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब वही वैल्यू कम होना लेकिन फिक्स्ड सिस्टम में होता है, और डेप्रिसिएशन का मतलब भी वैल्यू कम होना लेकिन फ्लेक्सिबल सिस्टम में होता है। देखो ये गवर्नमेंट करती है क्योंकि फिक्स सिस्टम में होता है, ये मार्केट फोर्सेस से होता है, डिमांड सप्लाई से। ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ओके। उसके बाद बेटा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस लिखा हुआ है। डिटर्मिनेशन, ये गोल्ड या किसी अदर करेंसी की टर्म्स में फिक्स करती है सरकार, ये डिमांड सप्लाई से होता है। इसमें कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। स्टेबिलिटी, फिक्स्ड स्टेबल रहता है ऑफ कोर्स, इसके अंदर स्टेबिलिटी होती है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर सरकार खुद फिक्स करती है तो रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यहाँ पे ऐसे कोई रिजर्व्स की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो डिमांड सप्लाई से हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फिक्स के केस में डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बोला जाएगा, फ्लेक्सिबल के केस में डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बोला जाएगा। डिफरेंसेस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इनको एक बार देख लो। सॉर्टेड, बढ़िया सर। आखिरी कुछ सिनोनिम्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, जैसे फिक्स्ड को हम पैक्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग, डिमांड को आउटफ्लो बोलते हैं, सप्लाई को इनफ्लो बोलते हैं। डन बच्चे, बीओपी हमने कल कर ही लिया था, तो इसी के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिवीजन भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट करते हैं और चीजें समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी 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 सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।